नमस्ते, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजनीश तिवारी करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 12th एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस जो इंडियन पॉलिटिकल साइंस है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट को समराइज करेंगे। ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौती, मतलब चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। यहाँ पर जो कुछ कहानी है उस कहानियों के बारे में थोड़ा सा हमको जानना पड़ेगा कि कहानी क्या है। चूँकि मिडनाइट 1947 को हमारा देश इंडिपेंडेंट हो रहा है। अब इस मिडनाइट को 1947 को हमारे देश के जो एक फेमस प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है जवाहरलाल नेहरू, इस जवाहरलाल नेहरू साहब ने एक स्पीच दिया है जिस स्पीच का नाम है ट्रस्ट विद डेस्टिनी। अच्छा, इस स्पीच में इन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया? तो इन्होंने जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है, जो इसका सेशन हो रहा है, जो इसका विशेष सेशन है, उस सेशन को इंट्रोड्यूस करते हुए या उसके बारे में बताते हुए ने इन्होंने स्पीच दिया। अच्छा, अब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो अब कोई भी देश जैसे जो अभी तक अंग्रेज़ों की कॉलोनी थी, अगर वो आज़ाद हो रहा है तो उसके सामने क्या चैलेंजेस आएगा? तो वही चैलेंज इंडिया के सामने भी आया। तो सबसे पहला चैलेंज था कि देश को यूनाइट रखना और साथ ही साथ डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना, और उसके साथ साथ यहाँ के जितने लोग हैं उनके वेलफेयर, ठीक है, उनका वेलफेयर और साथ ही साथ उनका इकोनॉमिकल, ठीक है, डेवलपमेंट के साथ साथ जो पुअर्टी है या जो अनएम्प्लॉयमेंट जैसी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी सही करना है। क्योंकि भारत और पाकिस्तान एक ही देश थे, लेकिन जब 1947 आया तो बहुत हरामखोर लोग अंग्रेज थे, लॉर्ड, और जो ये लिखा जाता है हमारे को समझ में नहीं आता इनके नाम के पहले। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो वैसे आप इतिहास के पन्नों को अगर खोलोगे तो 1909 का जो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था उसी में इन्होंने मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल की व्यवस्था कर दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान का डिवीज़न ही उसी समय रख दिया गया था, ठीक है। चूँकि इन्होंने पहले ही जाति और धर्म के बेस पर देशों को अलग करने के लिए सोच रखा था, तो उस समय मोहम्मद अली जिन्ना, उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, उस मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी दिया जो कि मुस्लिम लीग से थे। और उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो हैं उनके लिए एक अलग से नेशन बनाया जाएगा और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। हालांकि उस समय जो आज का वेस्ट बंगाल है या बंगाल प्रेसिडेंसी है, वहाँ पर एक खान अब्दुल गफ्फार रहते थे जिनका नाम था फ्रंटियर गांधी। उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई थी और इस डिसीजन से वो खुश नहीं थे। अब आगे हम चलते हैं इसी कदम में। इस कदम में जब हम आगे चलते हैं तो हम देखेंगे कि जो टू नेशन थ्योरी दी गई थी, इस टू नेशन थ्योरी में जो पश्चिम बंगाल है और जो पंजाब है, यहीं पर मुस्लिम एरियाज ज़्यादा थे और मुस्लिम लोग यहाँ ज़्यादा रहते थे। तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक पूर्वी पंजाब, एक पश्चिमी पंजाब। इसी तरीके से एक बांग्लादेश बना और एक वेस्ट बंगाल बना। तो यहाँ से भारत के दो पार्ट हो गए। खैर, वो बात की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि 1947 का जो डिवीज़न हुआ था, वो 1947 का जो डिवीज़न हुआ था वो दो बेस पर एक ही बेस पर हुआ था, और वो बेस था सिर्फ और सिर्फ रिलीजन, मतलब हिंदू और मुस्लिम। और आज भी हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ते रहते हैं। खैर, अब यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न होता है। तो 1947 के टाइम में इंडिया के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ये आ जाती है कि इंडिया के एरियाज़ में बहुत मुस्लिम लोग रहते थे, तो मुस्लिमों का यहाँ से वहाँ जाना और हिंदुओं का वहाँ से यहाँ आना, तो रिफ्यूजी, मतलब उनको एक जगह पर फिक्स करने की प्रॉब्लम आ गई। साथ ही साथ दोनों तरफ, कहने का मतलब दोनों साइड, चाहे वो पाकिस्तान का साइड हो चाहे वो हिंदुस्तान का साइड हो, दोनों साइड लोगों को सिक्योर करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स
हो रही थी। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम था गदर। तो उस गदर में अगर आपने शुरुआत का सीन देखा होगा तो उस सीन में क्या था? उस सीन में वहाँ से हिंदुओं और मुस्लिमों को मार के दोनों साइड से एक दूसरे के पास भेजा जा रहा था। खैर, इतना टाइम हमारे पास नहीं है इन चीज़ों को डिस्कस करने के लिए। अब हम ये मान के चलते हैं कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, तो उस समय अंग्रेज़ों ने भी एक नई चाल चली थी। अंग्रेज़ों ने कहा था इंडिया के 565 देसी रियासतों के रिप्रेजेंटेटिव को कि भाई साहब, अगर आप भारत का पार्ट रहना चाहते हो तो अब तो ठीक है, आप भारत के साथ चले जाओ। अगर आप पाकिस्तान का पार्ट रहना चाहते हो तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ। अगर आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन के खुद रहना चाहते हो तो वो भी कर लो। खैर, हमारे यहाँ के एक आयरन मैन थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जितने भी देसी रियासतें थी उसको इंडिया में लाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। अब यहाँ पर कुछ स्टेट थे, जैसे जम्मू कश्मीर थे, मणिपुर था, हैदराबाद था, ठीक है। ये सारे वो स्टेट थे जो भारत में नहीं आना चाहते थे, या अगर आना भी चाहते थे तो उस कंडीशन पे नहीं आना चाहते थे। तो इसमें सबसे पहले हम मणिपुर के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि मणिपुर ही एक ऐसा स्टेट था जहाँ पर सबसे पहले संवैधानिक राजतंत्र को कायम किया गया था। पॉइंट टू बी नोटेड, संवैधानिक राजतंत्र को कायम किया गया था। अब इसके पीछे की कहानी क्या है कि मणिपुर के जो किंग थे बोधचंद सिंह थे। तो बोधचंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के लिए सिग्नेचर किया था, एग्रीमेंट किया था, ठीक है, जिसमें ये डिस्कस किया गया था कि मणिपुर की इंडिपेंडेंसी बरकरार रहेगी, आश्वासन दिया गया था। चूँकि जनता के दबाव में महाराजा ने 1948 के जून में वहाँ पे इलेक्शंस करवाया था, जिसमें मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र कायम किया गया था। इसके साथ ही मणिपुर इंडिया का वो भाग बन गया था, पार्ट बन गया था, जहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेस पर सबसे पहले चुनाव हुए थे। तो पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडिया का कौन सा वो स्टेट था जहाँ पर सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के बेस पर इलेक्शंस हुआ था। चूँकि मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से परामर्श किए बगैर भारत सरकार ने महाराजा पर मणिपुर को भारत संघ में आने वाले समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रेशर डाला, और जिससे वो भारत सरकार को बहुत ज़बरदस्त सक्सेस मिला। अब आगे की कड़ी में अगर हम देखें, आज़ादी और बंटवारे के बाद हमारे नेताओं को चिंता हुई कि अगर भाषा के आधार पर हमने स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर दिया तो देश की अखंडता व एकता को खतरा पैदा हो सकता है। चूँकि इसका कॉन्सेप्ट हम थोड़ा सा और पीछे से चलते हैं, 1947 के पहले जो हम लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें हमारे देश के जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, उन फ्रीडम फाइटर्स ने ये कहा था कि जिस समय हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे हम फिर से देश की बाउंड्रीज़ को सेट करेंगे और देश को लैंग्वेज के बेस पर हम डिवाइड कर देंगे। अब चूँकि डिवीज़न के बाद सडनली ये करना पॉसिबल नहीं था, तो ये लॉजिक था कि अगर हम उस समय देश को लैंग्वेज के बेस पर बांट देंगे तो यूनिटी और इंटीग्रिटी को लेके खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश विशाल आंध्रा एक मूवमेंट चला, और उस विशाल आंध्रा मूवमेंट में एक लोगों की डेथ हो गई जो उसके हेड थे। खैर, हम इस समय मुझे उस लीडर का नाम सीताराम पल्लू ऐसे कुछ था, पूरा क्लियर नहीं, मैं अगली वाली वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा। वो साहब आमरण अनशन करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश को आनन फानन में एक स्टेट बनाना पड़ता है। इसके बाद केंद्र सरकार ने 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, जिसका नाम राज्य पुनर्गठन आयोग है, ठीक है, उसको बनाया और उनको बताया कि भाई साहब आप एक कमेटी बनाइए और मुझे एक रिपोर्ट दीजिए हमको क्या करना चाहिए। तो इस कमेटी ने 1956 में, ठीक है, अपना रिपोर्ट दिया और वो एक बिल पास हुआ, और इसके बेस पर ये कहा गया कि आप 14 स्टेट और 6 यूटी क्रिएट करिए, ठीक है। अब चूंकि मैं इसको थोड़ा सा और समराइज कर रहा हूँ, 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। इसके साथ भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नेशन वर्ल्ड के सामने आए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट विद डेस्टिनी का
मैंने आपसे अभी डिस्कस कर लिया। दो जो नेशन बने, टू नेशन थ्योरी के बेस पे आए, अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के बारे में भी हमने आपसे डिस्कस कर लिया। अब बात करते हैं, जब देश इंडिपेंडेंट हो रहा था तो देश के सामने चुनौतियां क्या थी, चैलेंजेस क्या थे। तो देश को यूनिटी और इंटीग्रिटी में बांधने की सबसे बड़ी चैलेंजेस था कि कहीं हमारा कोई देश का पार्ट हमसे अलग ना हो जाए। साथ ही साथ इंडिया में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना था, और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि सबका डेवलपमेंट करना था। क्लियर। अब आगे थोड़ा सा अगर मैं इसमें आपसे बात करूं, तो मैंने बात कर लिया यहाँ पर जो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको हम फ्रंटियर गांधी कहते हैं। अब थोड़ा सा जो एग्ज़ाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उस पर थोड़ा सा डिस्कस हम करते हैं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। औपनिवेशिक शासन मतलब आप समझते हो, कॉलोनियलिज्म सिस्टम जो गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ या रूल था, ठीक है। यहीं से ये मुद्दा उठा। भी मैंने कहा ना कि इंडिपेंडेंस के पहले हमारे लीडर ने कहा था कि हम स्टेट की बाउंड्री को सेट करेंगे। तो देखिए यही लिखा गया है, भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन का राजनीतिक मुद्दा कांग्रेस के नागपुर सेशन जो 1920 में हुआ, पहली बार अपने एजेंडे में शामिल किया गया। और जो तेलुगु भाषी लोगों ने मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करने कि एक नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए, ये मांग की थी। और जो मैंने कहा ना विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था, तो जो वो मूवमेंट हुआ था वहाँ उसके दौरान कांग्रेस के एक वरिष्ठ मतलब सीनियर लीडर थे पोट्टी श्री रामलू, वो 56 डे तक हड़ताल पे थे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद सरकार को दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश को एक नया स्टेट बनाना पड़ा। अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इस आयोग ने 3 सिफारिशें की। त्रिस्तरीय मतलब 3 लेवल राज्य प्रणाली को समाप्त किया जाए, जो ABC में हमारे स्टेट डिवाइड थे। और 3 यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार दिल्ली मणिपुर को छोड़कर बाकी के केंद्र शासित क्षेत्रों को उनके नज़दीकी राज्यों में मिला दिया जाए। राज्यों की सीमा का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा होनी चाहिए। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में रिप्रेजेंट किया था। इसके आधार पर संसद में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 पारित किया गया था और देश को 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था। एग्जाम में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बम्बई से किसको बनाया गया, महाराष्ट्र और गुजरात को, जो 1960 में हुआ। असम से नागालैंड को बनाया गया जो 1963। जो पंजाब था वहाँ से हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब को बनाया गया 1966। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972 असम से बने। फिर असम से मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987 में। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से काटकर उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ बना जो 2000 में बना। आंध्र प्रदेश, गोवा और सिक्किम यहाँ से काट के तेलंगाना 2014, 1987, 1975। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये एक क्विक समरी थी, एक क्विक रिवीजन था जो आप लोगों का एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प करेगा। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज करिए। ठीक है, थैंक